हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेलवे नॉलेज गाइडेंस एंड ट्रेनिंग के समझ पे। आइए आप सभी के समक्ष मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ एक नोटिफिकेशन को लेकर। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है और जो सीएन नंबर 7/2025 है, जो अंडर ग्रेजुएट के लिए रेलवे के द्वारा निकाली गई है। आज इस वैकेंसी को हम फुल A to Z जानने का प्रयास करेंगे, क्या डिटेल्स हैं और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और देखिए क्या लिखा हुआ। देखिए इसमें लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीएन नंबर 7/2025। तो ये जो वैकेंसी है ये 7/2025 के नाम से जानी जाएगी। और ये वैकेंसी जो है ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए है, अर्थात 12th लेवल के लिए, जो 12th पास आउट है उनके लिए है। अब देखिए इसमें क्या है, पहला पेज है जो टेबल ऑफ कंटेंट है। अब क्या होता है, प्रस्तावना दी गई है। अगर हम ये बोले कि किसी को भी किसी विशेष टॉपिक पे या किसी भी चीज़ का जानना है कि हमें एज रिलैक्सेशन के मामले में क्या मतलब डिटेल जानना है कि कितना एज लिमिट है, अपर एज लिमिट कितना है, लोअर एज लिमिट कितना है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये जो आपका पैरा नंबर 5.2 दिया गया है और पेज नंबर की अगर चर्चा करें तो 9 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर वैकेंसीज आपको देखना कि कितनी वैकेंसीज, तो पैरा जो है 2.0 में या 2.0 में, और यहाँ वैकेंसीज के लिए पेज नंबर 7 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, तो फिटनेस के लिए भी ये 8 नंबर पेज है। तो आप इस प्रकार से इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में देख सकते हैं कि आप क्या है किसी भी विषय की जानकारी ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी है। और जो सर्विंग कैंडिडेट है एनओसी फॉर्म में एम्प्लॉय के लिए, प्रेजेंट एम्प्लॉय, उनके लिए भी पेज नंबर 18 में दिया गया है। जो सर्विंग कैंडिडेट है ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। ग्रुप डी स्टाफ या टेक्नीशियन जो ऑलरेडी 3 है उनके लिए भी है, समकक्ष है, लेवल 3 की भी है। तो आप लोग फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। अब देखिए इसमें लिस्ट ऑफ अनेक्सर हैं। अनेक्सर बहुत सारे अनेक्सर इनके द्वारा रेलवे के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। पोस्ट पैरामीटर और ये जोन वाइज वैकेंसी टेबल, ये सब बताया जाता है। और फॉर्मेट फॉर ओबीसी, नॉन क्रिमिनल या सर्टिफिकेट, इस प्रकार के सर्टिफिकेट वगैरह है, ये आप देख लेंगे। मैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे चलता हूँ डायरेक्ट। और ये पेज में देखिए ये जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये लिखा हुआ 7/2025, तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स का ये टॉपिक है। इसमें देखिए डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस। तो इंडिकेटिव नोटिस का अर्थ ये होता है कि रेलवे के द्वारा पहले शॉर्ट नोटिस निकाला जाता, तो वो शॉर्ट नोटिस 4/10/2025 में रेलवे के द्वारा आरआरबी जो है रेलवे के द्वारा निकाल दिया गया था। अब क्या है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसका अर्थ ये है कि फॉर्म फिलअप होने की डेट कौन सी है। तो फॉर्म फिलअप होने की डेट ये आपकी 28/10/2025 है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो क्लोजिंग डेट मतलब फॉर्म की समाप्ति का जो डेट है या दिनांक है ये 27/11/2025 23:59। ये रेलवे का टाइमिंग दिया गया है 23:59 का अर्थ है 11:59 पे क्लोज हो जाएगा ये वैकेंसी। तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिशन एप्लीकेशन, और फी अगर किसी को जैसे फॉर्म फिल कर लेते हैं और फी पे नहीं किए रहते हैं तो उनका ये लास्ट समय सीमा 29/11/2025 इस प्रकार से दी गई है कि आप अपना फी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट और मॉडिफिकेशन फी। इधर देखिए एक नोट करके लिखा है, डिटेल फिल्स इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्मेट एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाई। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने अगर एक बार कोई सा आरआरबी चुन लिया है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा समझना है कि आप सोचे कि हमने फॉर्म पटना से डाल दिया है और आप WCR हो गया भोपाल से डालना चाहते हैं या प्रयागराज से डालना चाहते हैं तो आप नहीं डाल पाइएगा। यही बता रहा है कि एक बार में आपको अपना आरआरबी चुनना पड़ेगा। तो ये डेट उनकी दी गई है कि आप अपना फॉर्म में बाकी सब करेक्शन कर सकते हैं परंतु आप अपना आरआरबी चेंज नहीं कर सकते। तो आपको जो भी है अपना सोच समझ के भरना। जिनको घर के पास जॉब चाहिए तो वो अपना आरआरबी घर के पास वाला देख लीजिएगा कौन सा आपका जो आरआरबी है वो लगता है, तो आप उस हिसाब से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत से लोग कट ऑफ के चलते साउथ में भी जाना प्रेफर करते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइबर कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइबर डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल। तो देखिए 10/12/2025 से 14/12/2025 वो ये PWD कैंडिडेट्स के लिए जो अपना स्क्राइबर वगैरह लेके जाना चाहते हैं, जो पेपर वगैरह उनकी जगह बैठ के देते हैं, तो वो बताया गया। अब देखिए इनके द्वारा ये चौथा नंबर ये लास्ट ये पॉइंट है, इसमें
डिटेल वगैरह इनके द्वारा बता दी गई है कि 4 प्रकार की पोस्ट अंडर ग्रेजुएट में निकाली गई है। तो 4 प्रकार की वो पोस्टें कौन कौन सी, देखिए पहला पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और चौथा ट्रेन क्लर्क। अब देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है जिसमें टाइपिस्ट लगा उनका जरूर टाइपिंग टेस्ट होगा, बाकी का जिनमें नहीं लगा उनमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है। बहुत से एस्पिरेंट पूछने लगते हैं क्या इसमें भी टाइपिंग होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा या इसमें भी। जिसमें टाइपिंग लगा हुआ है उसमें होगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर हम इसके लेवल की बात करें तो रेलवे में क्या होता है, हर पद के लिए किसी न किसी प्रकार का लेवल बनाया गया। जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो हम लोग लेवल 2 पे थे और धीरे धीरे प्रमोट होते होते लेवल 5 तक पहुंच गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो रेलवे में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको धीरे धीरे नॉलेज होने लगेगा। ये देखिए लेवल 3 की जॉब है और इसका बेसिक 21,700 है। मेडिकल अगर कैटेगरीज है जो B2 है और एज लिमिट इसमें देखिए 1823 है और टोटल वैकेंसी 2424 इस प्रकार की। मतलब ये समझ में आया कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी ज़्यादा निकाली गई है रेलवे के द्वारा। दूसरा देखिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 19,900 है। और अगर लेवल की बात करें तो लेवल 2 जो आपका टेक्नीशियन होता है ग्रेड 3 या टेक्नीशियन 3 भी जिसको बोला जाता है, ये समकक्ष हो जाते हैं, तो 19,900 को है। और मेडिकल देखिए थोड़ा सा कमजोर है, इसमें C2 है, हल्का मेडिकल है और एज लिमिट 18 से 30 है और वैकेंसी 394 है। इसी प्रकार जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, लेवल 2 की है 19,900। बेसिक मेडिकल देखिए वही है C2 और 18 से 30 वर्ष और वैकेंसी देखिए कितनी कम हो गई 163 है। चौथा लास्ट है ट्रेन क्लर्क है जो लेवल 2 की है और बेसिक आपका 19,900 है। इसमें मेडिकल देखिए A3 है और 18 से 30 वर्ष और 77 मात्र वैकेंसी निकाली गई है। अगर टोटल की हम चर्चा करें तो 3058 सिर्फ पोस्ट निकाली गई है 12th वालों के लिए। तो थोड़ा सा सोचने योग्य है कि वैकेंसी धीरे धीरे कम होते जा रही है और भविष्य में और वैकेंसी कम होगी। तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, जो स्पर्धा है आपकी बहुत ज़्यादा। अब तैयारी और प्रिपरेशन करना पड़ेगा आप लोग को बहुत लग के। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझने योग्य है। और भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। और देखिए कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब ध्यान दीजिए 12th मांगा हुआ है, मिनिमम 12th होना चाहिए, मैक्सिमम आपका जितना जो भी हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बोला गया है जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो लास्ट स्टेज जो एग्जाम की होती है उससे पहले अगर आपके पास है मार्कशीट वगैरह तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि देखिए अभी इस मंथ में तो कोई वैसे भी ग्रेजुएट 12th का होता नहीं है और मार्कशीट वगैरह तो फरवरी के मार्च अप्रैल तक आ ही जाती, जून जुलाई तक। तो ये सब चीज़ें हैं। और भी हम इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेंगे। देखिए मेडिकल यहाँ पे फिटनेस वगैरह के बारे में दिया गया, एज लिमिट के बारे में दिया। देखिए एक्टिव मोबाइल नंबर बताया गया कि आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर ज़रूर रखिएगा और जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो भी ज़रूर बना के रखिएगा कि ज्वाइनिंग वगैरह के लिए कभी कभी क्या होता है मेल पे मैसेज आते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जिन्होंने फॉर्म पहले भी भरा होगा NTPC का ग्रेजुएट लेवल का, तो उनके लिए जो अकाउंट वगैरह बनाए होंगे तो वही अकाउंट से हो जाएगा, नहीं तो नए हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट आपको फिर से बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये पॉइंट उसके लिए है। अब देखिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग के लिए भी एक पॉइंट दिया गया है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। देखिए बैंड आइटम है क्या क्या आपको नहीं ले जाना एग्जाम में वो बताया गया है ये, ठीक है। इस तरीके से जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है तो आप लोग देख लेंगे। मैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें से आपको बता देता हूँ। और ये पोस्टिंग वगैरह की चर्चा यहाँ पे 1.15 में दी गई है। फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी यहाँ पे जो SC वाले बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं उनके लिए ये है कि आपको फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी रेलवे देती है एग्ज़ाम देने के लिए। तो मौका बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, अपना पेपर ज़रूर देने जाइएगा। तो ये चीज़ है, ये पॉइंट बताया गया है। अब देखिए मेडिकल कैटेगरीज है, यहाँ 3 प्रकार की मेडिकल कैटेगरीज दी गई है, ये तो है नहीं। फिर भी देखिए ये B2 है, C2 है या A3 की बात करें तो ये नॉर्मल ही होता है। जब हम अपने टाइम पे ज्वाइन हुए थे तो हमें B2 पे ज्वाइन किया गया था, हालांकि उन्होंने B1 और B2 दोनों लिया था, तो हम B2 पे भी क्वालिफाई थे और B1 में भी हुए थे। तो ये आप लोग को थोड़ा सा समझना है। मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, ज़्यादा कुछ हाई नहीं होता है, तो आप लोग दे सकते हैं। अब देखिए इसमें लोअर एज लिमिट की भी चर्चा की गई है कि 1/1/2008 तक अगर आप जन्मे हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट है कि 1/1/2000 देखिए 1/1/2026 तक में नॉट बोर्न आफ्टर, मतलब इसके बाद अगर आपने
जन्मे हैं 1/1/2026 के बाद, तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए अपर एज लिमिट की एस ऑन लिखा हुआ 1/1/2026 वही है, और जनरल की देखिए 2/1/1996 भी जन्मे हैं आप, उसके बाद भी तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे पहले होंगे तो नहीं फॉर्म फिल कर पाएंगे। 2/1/1993 भी है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2/1/1991 तो भी आप ST/SC में हो तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एज में छूट दी जाती है, तो वो दिया गया SC/ST वालों के लिए 5 ईयर की छूट दी गई है। रिलैक्सेशन जो रेलवे देती है हर कैटेगरीज को, OBC वालों के लिए देखिए 3 साल का दिया गया है, और एक्स सर्विस मैन के लिए देखिए जो ऑलरेडी सर्विंग कैंडिडेट होते हैं, जो आर्मी वगैरह से रिटायर्ड होते हैं, तो उनके लिए दिया गया है कि जनरल और EWS वाले हैं तो 3 साल हो सकता है, OBC वाले 6 साल हो सकता है, SC/ST वाले 8 साल हो सकता है। हालांकि मैंने अपने स्वयं से देखा है कि एक आर्मी से रिटायर्ड थे, वो JEE के पोस्ट पे डायरेक्ट ज्वाइन हुए थे ओपन मार्केट की वैकेंसी से, तो एज लिमिट उनको मिला और ये चीज़ फायदा हुआ, तो वो ज्वाइन कर चुके थे रेलवे में और वर्कशॉप उनको मिला था, ये चीज़ मैंने देखा है। अब देखिए PWD कैंडिडेट्स के लिए भी 10 साल यहाँ दिए गए, जनरल EWS के लिए, OBC के लिए 13 साल और SC/ST के लिए 15 साल ये दिया गया। अब देखिए जो हम लोग हैं या सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है कि हु आर सर्विंग ग्रुप D एंड ईस्टर वाइल ग्रुप D रेलवे स्टार्ट मिनिमम 3 ईयर जिनकी सर्विस हो गई है, सो विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस कंटिन्यू और इन ब्रोकर स्पेल इन रेलवे, तो आपके लिए ये कैटेगरीज है कि आप 40 साल तक दे सकते हैं, OBC वाले 43 और ये ST वाले 45, ये जनरल का था 40 वर्ष, तो आप लोग को भी मौका मिलता है, या हम ये बोले कि हम लोग को भी मौका मिलता है कि रेलवे जो एस्पिरेंट है ऑलरेडी, तो वो अच्छी पोस्ट में जाने के लिए थोड़ा सा प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होते रहूं और आप भी मोटिवेट होते रहूं, या मैं समय समय पर वीडियो लाके आपको मोटिवेट करते रहूं कि इन वीडियो के माध्यम से आप भी जरूर से जरूर इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट और विडो और डाइवर्स जो है उनके लिए ये एज लिमिट दी गई है कि जनरल की 35, OBC की 38 और ST/SC वालों के लिए 40 एज दी गई है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, एज लिमिट अच्छी खासी है। यहाँ पे देखिए फीस की चर्चा है इस पॉइंट में, तो सभी के कैंडिडेट्स को 500 लगेंगे, और जो SC/ST एक्स सर्विसमैन, PWD फीमेल और ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए 250 रुपये होगा। ये 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे जब आप पेपर दे देंगे, तो वो बताया कि CBT 1 आप जब देंगे तो आपके रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर पेपर नहीं देंगे तो आपको रिफंड नहीं होंगे। और ये BPL कार्ड वगैरह है ज्वाइनिंग के टाइम पे, अगर आपने क्या होगा कि अगर आपने इससे भर दिया फॉर्म, तो आपको जब ज्वाइन करने जाएंगे तो BPL कार्ड मांगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में, क्योंकि हमारे साथ में हुआ था, एक एस्पिरेंट थे, वो 250 रुपये लगा के फॉर्म तो फिल कर लिए पर उनके पास BPL कार्ड नहीं था, तो समस्या बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग को समझना है, मैं इस चीज़ पे जोर दे के आप लोग को समझा रहा हूँ कि BPL कार्ड हो या कुछ बना हो तभी आप 250 रुपये लगाइएगा, वरना 500 रुपये भर के अपना फॉर्म भर के साइड हो जाइएगा, ताकि बाद में समस्या का आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना देखना पड़े। ये देखिए CBT 1 स्टेज के लिए बताया गया रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी के लिए चर्चा वगैरह दी गई है इस पॉइंट में। हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये 13.1 है, ये फर्स्ट CBT के बारे में बता रहा है कि आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 40 आपके GK GS होंगे और 30 मैथ्स 30 रीजनिंग होगा। तो आप लोग अपने मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और GK GS अपना करंट वगैरह देखते रहिए। 100 क्वेश्चन होंगे आपके CBT 1 में। उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा CBT 2 के लिए, ये लिखा हुआ है इस प्रकार से, और आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग ये पॉइंट आपको दिया गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब बोलेंगे कि सिलेबस क्या होगा, तो बहुत से एस्पिरेंट को क्या सिलेबस में समस्या जाती है, तो सिलेबस ध्यान दीजिए रेलवे का ज्यादातर लगभग समान है। मैथ्स में देखिए नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCF रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब जो है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सबको पता है जनरल कंपटीशन में क्या आता है, ये वही है। और आपका जो रीजनिंग है उसके लिए देख लीजिए एनालॉजी है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह है, सिमिलरिटीज है, तो ये सब पॉइंट्स आप देख सकते हैं। देख लीजिए डिसीजन मेकिंग मैप्स दिए गए हैं, तो ये आप रीजनिंग का आप देख लेंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए भी है, करंट वगैरह देख लिए, यहाँ पे डायरेक्ट पहले ही पॉइंट करंट लिखा, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, तो ये भी आप ध्यान दीजिए। अब देखिए CBT 2 के बारे में
15 गुना इनके द्वारा लिया जाएगा CBT 2 में। अब क्या होगा, आपको वही 90 मिनट्स मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हो जाएंगे, 35 मैथ्स के हो जाएंगे, 35 रीजनिंग के हो जाएंगे। इस बार आपको 120 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, जैसे पिछली बार हुआ था। तो आपको 120 में ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। हालांकि अभी NTPC का भी आंसर की वगैरह आई है, तो लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। मैं जल्द ही उनका भी इंटरव्यू लेके आऊँगा, जिन्होंने अभी मेंस में अच्छा परफॉर्म किया और नंबर वगैरह भी लेके आए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो और मोटिवेट होंगे कि उन्होंने प्रिपरेशन कैसे की है। ग्रुप डी में सर्विस के दौरान भी अच्छा खासा उन्होंने नंबर हासिल किया। ये देखिए मैथ्स और जनरल अवेयरनेस और ये आपका रीजनिंग वगैरह के लिए है, ये बताया गया है, ये पॉइंट है। और CBT जो टाइपिंग स्किल्ड है, ये देखिए टाइपिंग वाले जो मैंने बताया जिसमें टाइपिंग लिखी हुई है, उसके लिए है 35, जो आपको 30 है इंग्लिश के वर्ड होंगे, ये 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 25 वर्ड आपको टाइप करना है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, ये फर्स्ट और सेकंड CBT होना है कॉमन फॉर ऑल, मेरिट इसी से बनना है। तो CBT 2 में पूरा जोर लगा देना, आप लोग को पूरी जान झोंक देना। अब देखिए टाइपिंग टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3 है। तो आप लोग समझ गए हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए किसी प्रकार का आपको स्किल्ड टेस्ट नहीं देना है, ना ही ट्रेन क्लर्क के लिए। तो आप लोग को टाइपिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टाइपिंग किस में मांग रहा है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट में। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित ये पॉइंट है, आप लोग देख लेंगे। और बहुत सारे अनेक्सर वगैरह की चर्चा होती है, तो अनेक्सर वगैरह, अब देखिए दोस्तों, ये अनेक्सर 1 है। यहाँ पे आपको पोस्ट के जो पोस्ट दिए गए हैं इनके द्वारा 4 प्रकार के, उसके पैरामीटर्स मिल जाएंगे। तो पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, देखिए ये 4 प्रकार के आपकी पोस्टें हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। अब देखिए ये जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये है, और फुल फॉर्म वगैरह ऊपर दी गई हैं, तो आप लोग देख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम मतलब कम से कम। देखिए 12th और इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50 मार्क्स इन द एग्रीगेट। 50 मार्क्स इज नॉट टू बी इंस्टेंट अपॉन in case of SC/ST person with benchmark disability, ex-servicemen and candidates who passes qualification higher than 12th plus 2 stage। तो इसका अर्थ ये है कि जिनके सिर्फ 12th लगाएंगे डॉक्यूमेंट, तो उनका 50% होना चाहिए। जिनके पास ग्रेजुएशन या इससे ऊपर की डिग्री है, तो वो अगर 50% से भी आपके कम है, होता है, बहुत से एस्पिरेंट होते हैं तैयारी करते हैं, उनके 12th में कम होते हैं, तो वो भी मतलब वो भर नहीं पाएंगे। अगर आपका 12th है और 50% से ऊपर है तब तो भर लेंगे, कम होगा तो आप फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह है या किसी विशेष है और 50% ही मार्क्स है 12th में, तब आपको भरने का मौका मिल जाएगा। मतलब 12th से आपकी डिग्री अगर इससे और एक्स्ट्रा में है तो आप फॉर्म फिल कर लेंगे। अगर 50 मार्क्स 12th के साथ सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स से कम है तो आप नहीं फॉर्म फिल कर पाइए। ये पॉइंट दिया गया है, सब में यही पॉइंट बताया गया। अगर इस पॉइंट में थोड़ा सा समस्या अगर आपको आ रही होगी तो मुझसे पूछिएगा, तो मैं फिर इस पे विशेष चर्चा कर दूंगा। ये देखिए टाइपिंग के लिए बताया गया, इंग्लिश एंड हिंदी कंप्यूटर इस एसेंशियल जानकारी आपको होना चाहिए क्लर्क के लिए। यहाँ पे भी वही दिया कंप्यूटर, और ये 12th के लिए वही दिया गया कि 50 मार्क्स प्लस होना चाहिए आपका 12th में। और हायर एजुकेशन है 12th में, कम भी मार्क्स हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से है। और इम्पोर्टेंट हम जोन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अहमदाबाद है, अहमदाबाद तो हम नहीं देखेंगे ज्यादातर। ये देखिए अजमेर है, यहाँ पे NWR में देख लीजिए, जनरल की 3 है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की SC की 1 है, OBC की 2 है, EWS की 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जनरल की 25 है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, और 10 SC वालों के लिए, 14 OBC के लिए, 4 ST के लिए। और ये देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की NWR में 12 सीटें हैं, ये 12 दी गई है। 1 सीटें SC की, 1 ST की, और 4 OBC की, और EWS की 2 दी गई है। ठीक है, ट्रेन क्लर्क के लिए देखिए NWR में मात्र एक सीट दी गई है, और यहाँ पे भी एक WCR में 1 दी गई है। तो इसे आप समझ सकते हैं। मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। ये आपका भोपाल है, भोपाल में देखिए 22 सीट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। यहाँ 9 सीट SC वालों के लिए है, ST वालों के लिए 4, OBC वालों के लिए 16 है, और EWS वालों के लिए 6 है। टोटल 57 सीट है। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। WR में देख लीजिए यही सीट 12 है, SC की 8 है, ST की 3 है, OBC की 8 है, और EWS की 4 है। इस तरीके से तो आप लोग सीट देख लेंगे। मैं और कुछ सीट आप लोग को समक्ष रख देता हूँ, दिखा देता हूँ।
ये गोरखपुर वाले हैं तो यूपी के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर और कोलकाता देखिए मोस्ट वांटेड है, बच्चे डालते हैं बिहार वाले। तो ये देख सकते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है। मात्र ईआर में जनरल की देखिए अच्छी खासी सीट है, 120, एससी की 43 है। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने की संभावना पूरी है। बिहार के बच्चे यहाँ पे फाइट जरूर करेंगे। ये एसटी की 21 है, 77 ओबीसी की। तो इधर पे आपका ईस्ट रेलवे में पक्का से ये हम कह सकते हैं कि यहाँ कंपटीशन हाई होने वाला है। मेट्रो में देख लीजिए कम सीटें हैं, 4 और 2 सीटें दी गई। एससीआर में 24 है, 9 है, 6 है। ठीक है, इस तरीके से अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए ईआर में 32 सीटें हैं। यहाँ 11 एसटी की है और एसटी की 6 है और ओबीसी की 22 है। और एसईआर की देख लीजिए 2 सीट यहाँ जनरल की है, 1 सीट एससी की। यहाँ पे सीटें कम है। यहाँ पे देख लीजिए ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पे एसईआर में मात्र 19 दी गई, बाकी सब जगह बहुत कम सीटें दी गई कोलकाता में। हम देख लेते हैं। और मुंबई हो गया आपका, मुजफ्फरपुर देख लीजिए, यहाँ पे तो सीट देख लीजिए। तो जो हमारा कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ईसीआर में मात्र जनरल की 16 दी गई है, एससी की 5 दी गई है, एसटी की 3 और ओबीसी की 11 और ईडब्ल्यूएस की 4 और टोटल 39 सीट बस दी गई है। और देख लीजिए आरआरबी मुजफ्फरपुर की टोटल मात्र यही बस बताई गई सीट। ये देखिए पटना वाले बच्चे लोग के लिए यहाँ पे देखिए ईसीआर में मात्र जनरल की 5 सीट दी गई है, वो भी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। एससी की 2 है, एसटी की 2 है और ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, टोटल 16 सीट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की देखिए ईसीआर में 4 जनरल की है, एससी की 1 है और 2 एसटी की है और ओबीसी की है ही नहीं सीट। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 1 है। और ये देखिए प्रयागराज भी है, रांची वाले बच्चे देख लेंगे यहाँ पे अपना। और प्रयागराज का देख लीजिए यहाँ पे एनसीआर में जनरल की 11 है और एनआर में अच्छी खासी सीटें 112 है, 45 एससी की है, 39 एसटी की है और 49 एसटी वाली है, ओबीसी की 39 है। और ये आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की देख लीजिए एनसीआर में मात्र इतनी ही सीट दी गई है इनके द्वारा। तो इस प्रकार से आप सीट देख सकते हैं। ये देखिए रांची में मात्र 12 यहाँ पे दी गई है, वो भी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। यहाँ देखिए एक सीट दी गई। इस प्रकार से आपको सीटों का विवरण है। तो आप यहाँ पे अपना जो भी आपको भरना है वो देख सकते हैं। साउथ में जाना चाहे तो बच्चे तिरुवनंतपुरम डाल सकते हैं, ये भी स्टेशन अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए अनेक्सर दिया गया है अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए। अब ये अनेक्सर होते क्या हैं कि परफॉर्मर रहते हैं एक प्रकार से सर्टिफिकेट। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एसटी एससी वालों के लिए इस प्रकार का फॉर्मल भरना पड़ेगा, फिल करवा के जाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट आपको ओबीसी वालों के लिए, नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए इस प्रकार से फॉर्मेट है रेलवे के द्वारा। मैं वो फॉर्मेट वाली वीडियो आपको लगा दूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो आप लोग इसी प्रकार से प्रिपरेशन करते रहिए। मैं धीरे धीरे और भी समय मिलता है तो मैं वीडियोस आपके समक्ष लाता रहूंगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।